ही का तमाम ये संबोधि लाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंटर में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से खबरों पर चर्चा शुरू हो, विश्लेषण शुरू हो, उससे पहले आपको बता दें कि कौन सी बड़ी खबरें आज हिस्सा हैं मनी सेंटर का। शुरुआत करेंगे मॉनसून की खबर के साथ। मॉनसून अब बिगाड़ रहा खरीफ की बुआई का समीकरण। क्या मौजूदा स्थिति है खरीफ की बुआई की, ये जानेंगे। मॉनसून कहाँ अटका है, ये समझेंगे। सेबी ने क्यों बदले टॉप कंपनियों के लिए डिस्क्लोजर के नियम। सेबी जानना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है, क्यों करना चाहता है, ये जानेंगे। कोल इंडिया पर क्या होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब। रिलायंस को क्यों पड़ी कर्ज की जरूरत। अनसिक्योर्ड कर्ज पर किस बात का डर है। ये तमाम खबरें आज मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत मॉनसून के साथ। मॉनसून के आगे बढ़ने की गति थमने की वजह से खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। 5 दिन से मॉनसून दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र में रुका हुआ है और वहां से आगे नहीं बढ़ रहा। और अब तक जिन राज्यों में मॉनसून कवर कर चुका है वहां भी औसत के मुकाबले बरसात कम हुई है। इस वजह से खरीफ की खेती पिछड़ने की आशंका है। सर, क्या मौजूदा परिस्थिति है खरीफ की बुआई की? शुभम, मानसून को लेकर मौसम विभाग की तरफ से कोई स्पष्ट रूप से बड़े आंकड़े या घोषणाएं नहीं की जा रही, जो कि चौंकाने वाली बात है, सरप्राइजिंग है इस वजह से, क्योंकि वैसे तो मानसून को लेकर ये कहा गया था कि बराबर और नियमित रूप से उसकी प्रगति के बारे में बताया जाएगा। पर जो परिस्थिति है, जो आंकड़े मानसून को लेकर मिल रहे हैं, जो मौसम विभाग की वेबसाइट्स पे अपडेट हो रहे हैं, मानसून के बारे में कोई भविष्यवाणियाँ या उसका फोरकास्ट तो अभी नहीं आया है। आमतौर पर मौसम विभाग मानसून की आमद के बाद, आवक के बाद ये बताता है कि अब इसकी प्रगति कैसी है। पर इस आंकड़े को, इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो मानसून 16 जून की तारीख को, जब हम इसको शो कर रहे हैं, 16 जून की तारीख तक मानसून दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र के हिस्से में फंसा हुआ है। अगर आप भारत के स्थिर इलाके को देखें, अगर आप बे ऑफ बंगाल को देखें, तो अभी आप मानसून की एक धारा केवल बंगाल के ऊपर और मध्य और उत्तर पूर्व के हिस्सों में सक्रिय है। इसके अलावा मानसून ने अभी पूरा आंध्र प्रदेश, पूरा उड़ीसा, इस हिस्से को कवर नहीं किया है। आमतौर पर मानसून इस समय तक अपनी सामान्य प्रक्रिया में इन इलाकों में मध्य भारत और मध्य भारत के ऊपर तक पहुंच जाता है, बल्कि 15 जून के आसपास मानसून की पुरानी प्रगति है वो उत्तर प्रदेश के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्सों तक पहुंच जाती है। ये परिस्थिति मानसून की प्रगति की अभी नक्शे में दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ मानसून जिन हिस्सों से मानसून गुजर चुका है वहाँ बारिश में करीब करीब 60-65% की कमी है, यानी वहाँ आमतौर पर अर्धशुष्क या पानी की कमी के आसार हैं। अब खरीफ की बुआई को लेकर जो आंकड़े मिल रहे हैं वो ज़्यादा चिंताजनक हैं, चौंकाने वाले हैं। महाराष्ट्र से आंकड़े आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में खरीफ की सीजन की जो बारले की जौ की बुआई होती है वो 1% भी नहीं हो सकी है। यानी पूरा का पूरा महाराष्ट्र और मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के हिस्से में अभी बारले की बुआई शुरू नहीं हो सकी है। और भारत के बाकी हिस्सों में भी जहाँ जहाँ मानसून की आमद के साथ बुआई शुरू होती है, इसमें धान है, दलहन है, तिलहन है, खरीफ की प्रमुख फसलें, उन सब की बुआई पिछड़ी हुई है। अब यहाँ से स्थितियाँ थोड़ी चिंताजनक हैं मानसून की को लेकर। और जो साइक्लोन बिपरजॉय है उसका असर अब धीमे धीमे कम होना शुरू हुआ है। शायद अगले 24 घंटों में हम बिपरजॉय के असर के बाद मानसून को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। पर निश्चित तौर पर यह तय है कि मानसून ये बेहद कमज़ोर रहेगा जिस तरीके की संभावना में दिख रही है। देश में खाद्य तेल की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए गुरुवार को सरकार ने सोया तेल और सूरजमुखी तेल के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 5% घटा दिया है। पहले इन दोनों वनस्पति तेलों पर 17.5% कस्टम ड्यूटी लगती थी, लेकिन 14 जून से इसे घटाकर 12.5% करने की घोषणा हुई है। कस्टम ड्यूटी में ये कटौती अगले साल मार्च तक लागू रहेगी। सर, इसके बाद कीमतों पर कुछ असर होगा? कीमतें थोड़ी घटी हैं रिफाइंड तेल, खाद्य तेलों की पिछले कई कोशिशों के बावजूद, लेकिन अभी इंडस्ट्री की तरफ से जिस तरह के संकेत हैं उस हिसाब से ऐसा लगता है कि इस फैसले से तत्काल कीमतों में कोई बड़ा असर नहीं आएगा, क्योंकि भारत में आमतौर पर रिफाइंड सोया और रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल का आयात नहीं होता, बल्कि नॉन रिफाइंड या गैर रिफाइंड किया होता है और भारत में उसकी रिफाइनिंग होती है। लेकिन मानसून के असर को देखते हुए, तिलहन के उत्पादन को देखते हुए सरकार ने अपनी तरफ से पेशबंदी शुरू कर दी है। दालों को लेकर भी और तिलहन को लेकर भी। दालों को लेकर भी समस्या और चुनौती इस बार थोड़ी ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि खरीफ की फसलों में दालों की बुआई, मूंग की बुआई तेज़ी से गिरी है। इवन टर्मरिक की, हल्दी की कीमतों में भी हमें बढ़ोतरी दिख रही है, क्योंकि जिन हिस्सों में हल्दी की खेती होती है पूर्वी भारत के, वहाँ भी सूखे जैसे हालात बन गए हैं। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने शेयर बाजार में लिस्टेड 100 सबसे बड़ी कंपनियों के लिए डिस्क्लोजर नियमों में बदलाव किया है।
इन कंपनियों को मीडिया में अगर कोई खबर छपती है तो उसके 24 घंटे के अंदर उसकी पुष्टि करनी होगी, खंडन करना होगा, या कहना होगा कि खबर सही है या गलत है। ये नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। इसके बाद अप्रैल 2024 तक देश की 250 कंपनियों को ये नियम मान्य होंगे। सर, इन नियमों से सेबी सुनिश्चित करना क्या चाहता है? सेबी को यह महसूस हो रहा है, और इस मनी सेंट्रल नियमित रूप से देखने वाले दर्शकों को पता होगा कि इन सेबी के इन नए नियमों पर हमने विस्तार से चर्चा की है बार बार, और आपको बताया है कि निवेशकों के हित में और शेयर बाजार की पारदर्शिता के लिए कितना ज़रूरी कदम है, और सेबी की तरफ से काफ़ी सख्त प्रावधान किए गए। सेबी को यह डर है कि कंपनियों और कंपनियों के भीतर काम करने वाले लोग तमाम ऐसी जानकारियों को परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से बाजार में लीक करते हैं, और उसके जरिए बाजार में कीमतें प्रभावित की जाती हैं। इसमें बहुत सारी जानकारियां तमाम चैनलों के जरिए, सोशल मीडिया चैनल्स के जरिए आती हैं, और तमाम जानकारियां व्यक्तिगत स्तर पर बाहर निकल कर आती हैं, और इसे रोकने के लिए सेबी शायद अभी तक की सबसे सख्त कार्रवाई करने जा रहा है और सबसे सख्त कदम उठाने जा रहा है। 250 जो प्रमुख कंपनियां हैं उनके लिए शर्त लगाई गई है कि कोई भी सूचना उनके बारे में चल रही है। अब आप सोचिए शुभम की कंपनियों को कितना बड़ा मॉनिटरिंग तंत्र बनाना पड़ेगा जानने के लिए कि उनको कहाँ कौन सी सूचना उनके बारे में प्रसारित हो रही है। जो समाचार माध्यम है या जो स्थापित समाचार माध्यम है वो तो इसमें शामिल है, इसके अलावा बहुत सारे सोशल नेटवर्क्स भी हैं जहाँ पर कोई अगर सूचना प्रसारित हो रही है तो कंपनियों को उस बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। और ये कहा गया है कि 12 से 24 घंटे में उस सूचना का स्पष्टीकरण, या तो वो सही है या गलत है, इसके बारे में बताना होगा ताकि कीमतों पर असर ना पड़े। लेकिन इससे ज़्यादा और कठिन और सबसे कठिन शर्त इसमें यह है कि अगर कोई ऐसी सूचना किसी कंपनी की बोर्ड मीटिंग के हवाले से बाहर आती है, कंपनी की निदेशकों की बैठक चल रही है, कंपनी के अंदर कोई बड़ी एग्जीक्यूटिव मीटिंग चल रही, उसके हवाले से बाहर आती है, तो कंपनी को 30 मिनट के भीतर, केवल आधे घंटे के भीतर उसका स्पष्टीकरण जारी करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि सही है या गलत है। यानी अब इसके बाद कंपनियों की बोर्ड मीटिंग में होने वाले फैसले और उनकी रिपोर्टिंग बाहर जब की जाएगी तो कंपनी को उसमें अपने आप को आगे आकर बताना पड़ेगा कि इसमें जानकारी सही है या नहीं। सेबी ने यह भी कहा है कि जो लिस्टेड कंपनियां हैं उन्हें ये भी बड़ा फैसला, और निवेशकों के लिए जो आम निवेशक उनके लिए बड़ा फैसला है कि कंपनी के जो सीनियर मैनेजमेंट है, जो डायरेक्टर्स हैं, उनके फ्रॉड और डिफ़ॉल्ट्स भी उन्हें घोषित करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि कंपनी ही ने ही डिफ़ॉल्ट किया या फ्रॉड हुआ। अगर किसी सीनियर मैनेजमेंट ने कोई फ्रॉड किया है, कोई डिफ़ॉल्ट किया है किसी दूसरी जगह, और उसके लिए एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट के तहत सारे निवेशकों को इस बात की सूचना देनी होगी कि अमुक व्यक्ति ने कंपनी के मैनेजमेंट में किसी तरह से डिफ़ॉल्ट और फ्रॉड किया है, और उन पर कोई पेनल्टी लगाई गई, उन पर कोई जुर्माना लगाया गया, उनके खिलाफ कोई केस दर्ज हुआ है, ये जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी। देश में जिस तरह से गोल्ड के कारोबार से जुड़ी इंडस्ट्री को लोन दिए जाने के नियम हैं, उसी तरह नियम चांदी के लिए भी बनने की मांग हो रही है। कई बैंकों ने रिजर्व बैंक से चांदी पर लोन के नियमों की पॉलिसी जारी करने की मांग की है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत गोल्ड ज्वेलरी के निर्यातक और उत्पादकों को लोन ऑफर करते हैं, और चांदी की इंडस्ट्री से जुड़े लोग इसी तरीके के लोन की मांग बैंकों से कर रहे हैं। सर, चांदी को लेकर इतना उत्साह क्यों दिख रहा है? शुभम, भारत में अभी सिल्वर मेटल लोन पॉलिसी नहीं है। ये फैसला खासतौर पर जो ज्वेलरी के निर्यातक और निर्माता हैं उनके लिए है। लेकिन भारत से चांदी की ज्वेलरी का जो निर्यात है वो करीब 2023 में 30,000 करोड़ रुपए से ऊपर का था, और भारत चांदी से बनी हुई ज्वेलरी के निर्यात में एक बड़े प्लेयर के तौर पर उभर रहा है। अभी मौजूदा परिस्थिति में सोने के लिए, अगर सोने की ज्वेलरी बनाई जाती है, सोने के साथ किसी रत्न की ज्वेलरी बनाई जाती है, तो उसके लिए बैंक लोन दे देते हैं, उस आयात के बदले लेटर ऑफ क्रेडिट जारी कर देते हैं। पर इस तरीके की जो मेटल लोन पॉलिसी है उस चांदी के संदर्भ में नहीं है। कोशिश है, बैंकों ने आरबीआई से अपनी पिछली बैठक में मामला उठाया और ये कहा है कि बैंकों को सिल्वर मेटल के अगेंस्ट भी लोन देने की फैसिलिटी दी जाए, जिससे कि भारत में चांदी का आयात बढ़ सके और निर्यातकों को सुविधा हो सके। मई के दौरान देश से वस्तु निर्यात में लगातार चौथे महीने गिरावट देखने को मिली है। हालांकि आयात भी घटा है। आयात में गिरावट के बावजूद वस्तु व्यापार घाटा 5 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया। मई के दौरान देश से वस्तु निर्यात जो हुआ वो पिछले साल मई में हुए निर्यात के करीब 4 अरब डॉलर कम है। वहीं आयात की बात करें तो मई के दौरान देश में 57 अरब डॉलर का वस्तु आयात हुआ, जो 2022 की मई से में
61 अरब डॉलर से ज़्यादा का था। सर, निर्यात में गिरावट रुक क्यों नहीं रही? लगातार 4 महीने से गिरावट। लगातार 4 महीने से भारत के निर्यात में तेज गिरावट दिखाई दे रही है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन है या ये सिकुड़न है वो मई के महीने में 10.3% थी। आयात में इसके हिसाब से 6.6% की कमी थी और इसके असर से भारत का व्यापार घाटा हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी की संभावनाएं, दुनिया के बाजारों में मांग कम होने का सीधा असर भारत के निर्यात पर दिखाई दे रहा है। और ये परिस्थिति भारत के निर्यात में थोड़ी बढ़ोतरी हमने 4 महीने पहले देखी थी, नहीं तो पिछले साल सितंबर अक्टूबर के बाद से भारतीय निर्यात पर बड़ा दबाव बना हुआ है और इसका असर हमें भारत के ट्रेड डेफिसिट के तौर पर दिखाई दे रहा है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था में भी सुस्ती और मंदी के संकेत दिख रहे हैं, इसलिए आयात कम हुए हैं, लेकिन इन आयात में तेल और बाकी चीज़ों का आयात शामिल नहीं है। अन्य उत्पादों के आयात में कमी आई है। भारत का आयात भी करीब 61 बिलियन डॉलर था, जो 57.1 बिलियन डॉलर रहा है मई के महीने में। अब यहाँ से भारत के लिए चुनौतियाँ इसलिए बढ़ती दिख रही हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में मंदी के संकेत हैं। यूरो जोन में मंदी है। अमेरिका में डिमांड कम करने की कोशिशें चल रही हैं। ऐसी स्थिति में भारत को नए व्यापार के रास्ते खोलने पड़ेंगे और दारोमदार अब यहाँ से परीक्षा शुरू होती है भारत के ताजे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो FTA किया गया है, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ FTA किया गया, क्या इनकी मदद से भारत अपना निर्यात, गिरता हुआ निर्यात संभाल पाएगा? अगले 6 महीने में हमें इस बारे में पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि देश की सबसे बड़ी कोयला कंपनी कोल इंडिया पर कॉम्पिटिशन एक्ट लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कोल इंडिया के उस फैसले को नकार दिया है जिसमें कोल इंडिया ने कहा था कि कोल माइन एक्ट की वजह से उस पर कंपटीशन एक्ट लागू नहीं होता। ये मामला 2014 में शुरू हुआ था, जब कंपटीशन कमीशन ने कोल इंडिया को कोयला सेक्टर में अपने प्रभुत्व का गलत इस्तेमाल करने का दोषी पाया था। इसके बाद मामला सेट में गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि नहीं भाई, आप पर तो कंपटीशन एक्ट लागू होता है। क्या होगा इस आदेश का असर? सर, क्या मतलब है इसका? ये बेहद महत्वपूर्ण फैसला और भारत के पूरे कॉर्पोरेट स्पेस में, मोनोपोली स्पेस में अपने तरीके का सबसे अनोखा फैसला है। इसका असर हमें दूरगामी तौर पर दिखाई देगा। कोल इंडिया भारत की मोनोपोली है। कोल इंडिया भारत में कोयले की सरकारी मोनोपोली है, सबसे बड़ी कंपनी है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कोयला कंपनियों में से एक है। कोल इंडिया के पास भारत के कोल बाजार में कीमतें तय करने की ताकत है क्योंकि सारी माइंस कोल इंडिया के पास हैं। जो प्राइवेट सेक्टर को माइंस दी भी गई हैं उनमें अधिकांश कोल इंडिया ने लीज पर दी हैं या कैप्टिव माइंस है। और अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये कोल इंडिया पर कंपटीशन कमीशन के कानून लागू होने का मतलब है कि कंपटीशन कमीशन कल किसी मामले में या तत्काल किसी मामले में कोल इंडिया को आदेश दे सकता है कि वो कीमतें निर्धारित करने में पारदर्शिता बरते। हालांकि बाजार में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, पर यहाँ से ये बहस शुरू होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो शुरू होनी चाहिए कि कोल सेक्टर में बाकी कंपनियों को भी लाया जाए ताकि एक कंपनी की मोनोपोली ना रहे। कोल इंडिया ने, चूंकि सरकारी कंपनी है और उसके पास एक कोल माइन एक्ट है, उसकी आड़ में खड़े होकर इस बात से बचने की कोशिश की थी कि उसे मोनोपोली ना माना जाए, उसके ऊपर कंपटीशन कमीशन का कानून लागू ना किया जाए। लेकिन इस फैसले से अब कोयला क्षेत्र में कानूनी तौर पर एक बड़ा फेरबदल हमें दिख रहा है। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री अपने कारोबार के विस्तार के लिए 2 अरब डॉलर का कर्ज उठा सकती है। फंड जुटाने के लिए कंपनी कई विदेशी बैंकों से बात कर रही है। रिलायंस इंडस्ट्री ने 2020 में खुद को कर्ज मुक्त करने की घोषणा की थी। सर, पहले कर्ज मुक्त किया, अब कर्ज की ज़रूरत, ऐसा क्यों? ये थोड़ा सा क्यूरियस और चौंकाने वाला फैसला है खबर है जो हमारे पास आ रही है कि रिलायंस को करीब 2 बिलियन डॉलर के लोन की ज़रूरत पड़ रही है। आमतौर पर रिलायंस ने अपने आप को, जैसा आपको शुभ ने बताया, कि अरामको के साथ डील के जरिए अपनी रिफाइनिंग कंपनी में हिस्सेदारी बेचकर और बाकी कई ज़रूरतों से रिलायंस ने अपने आप को एक डेट फ्री कंपनी या कर्ज मुक्त कंपनी के तौर पर तैयार कर लिया था। और कोविड के दौरान 2019, 20 और 21 के दौरान रिलायंस ने अधिकतम निवेश इक्विटी सेल करके हासिल किया था, जिसमें रिलायंस के जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म हैं, जियो प्लेटफॉर्म्स और रिटेल, उसमें हिस्सेदारी बेची गई थी। लेकिन अब ऐसा पता चला है कि रिलायंस बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप और स्टैंडर्ड चार्टर्ड के साथ नए लोन पर बात कर रही है और वो भी उस वक्त बात कर रही है जब दुनिया में ब्याज दरें सबसे ऊंची हैं। और यहाँ से कुछ लगता है कि रिलायंस के भीतर कुछ चुनौतियाँ अंदर बनती दिखाई दे रही हैं। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में करीब 75 बिलियन डॉलर का निवेश करने की तैयारी कर रही है, जो कि उभरता हुआ क्षेत्र है अगले 15 साल में। और इसके अलावा जियो प्लेटफॉर्म्स में भी कंपनी को नए निवेश की ज़रूरत है। रिलायंस रिटेल अभी खड़ा नहीं हो पा रहा है, पूरा कारोबार अभी पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पा रहा है, 2 साल लगभग हो गए। इन सारे कारोबारों में नए निवेश के लिए अब रिलायंस को पूंजी की ज़रूरत पड़ रही है। अभी फ़िलहाल कंपनियां सब रिलायंस के बड़ी छतरी के नीचे है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बड़ी छतरी के नीचे हैं, चाहे वो जियो प्लेटफॉर्म हो या वो रिटेल हो या रिन्यूएबल एनर्जी हो। इन कंपनियों के लिए
के लिए कंपनी को कर्ज की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन कर्ज की टाइमिंग थोड़ी सी चौंकाने वाली है उस वक्त जबकि ब्याज दरें ऊंची हैं। और रिलायंस, हालांकि रिलायंस की साख को लेकर कोई इशू नहीं है क्योंकि रिलायंस भारत की सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है, लेकिन कर्ज जब भी कोई कंपनी आगे लेने के लिए जाती है तो उसको लेकर बहुत सारे कैलकुलेशंस बाजार में बदलते हैं। शेयर बाजार रिलायंस के घटनाक्रम को काफ़ी करीब से परखने की कोशिश कर रहा है। विलफुल डिफॉल्टर से बातचीत हो, सेटलमेंट हो ना हो, ये मामला लगातार नई बहस पकड़ता जा रहा है। अब चर्चा कुछ ऐसी है कि विलफुल डिफॉल्टर्स बैंक की तरफ से नए लोन का जो दोबारा मांग कर सकते हैं उसके लिए थोड़ा ज़्यादा समय दिया जा सकता है। कंपनियां या बैंक जो है वो कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर, प्रमोटर को लेकर भी कुछ बदलाव कर सकते हैं। सर, किस तरीके के बदलाव चर्चा में हैं? विलफुल डिफॉल्टर्स को, यानी बैंकों को जानबूझकर चूना लगाने वालों को, फ्रॉड करने वालों को के साथ समझौता किया जाए एक, और दूसरा इस समझौते के बाद उन्हें नए कर्ज की छूट दी जाए, इसे लेकर पूरी बैंकिंग उद्योग में खासी तीखी बहस छिड़ी हुई है। बैंक कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। बैंकिंग उद्योग के बाहर भी बहुत सारे लोग किस्म किस्म के तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया के ऊपर। बैंकों की तरफ से ये पूछा गया है कि बैंकों के अंदर पारदर्शिता का क्या होगा, उन कर्मचारियों का क्या होगा जो विलफुल डिफॉल्टर्स को मदद करने की वजह से दोषी पाए गए हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ बैंकों का यह कहना है कि रिजर्व बैंक ने ये जिम्मेदारी बैंकों पर छोड़ दी, वो ये तय करेंगे कि उनको विलफुल डिफॉल्टर्स को छूट देनी है, कंप्रोमाइज़ करना है कि नहीं करना है। जहां बात आकर अटकी है, और अभी रिजर्व बैंक की तरफ से इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं आई है, स्पष्टता नहीं आई, जहां बात आकर अटकी है वो ये कि क्या विलफुल डिफॉल्टर्स को दोबारा लोन दिया जाना चाहिए। 1 साल के कूलिंग ऑफ पीरियड की जगह कुछ बैंक 3 साल की बात कर रहे हैं और कुछ बैंक 5 साल की बात कर रहे हैं कि उनको 1 साल के बाद, 5 साल के बाद रियायत दी जानी चाहिए। इस फैसले का समर्थन करने वाले लोग, इस फैसले को सही बताने वाले, इसके पीछे तर्क बताने वाले लोग जो बैंकिंग उद्योग में, उनका कहना यह है कि आप हमेशा किसी को लंबे समय तक बैंकिंग सुविधाओं से वंचित नहीं रख सकते, उसको कर्ज लेने से नहीं रोक सकते। तो इसका एक प्रोसेस तो बनाना ही पड़ेगा जिस प्रोसेस के तहत उन्हें वापस कर्ज लेने की छूट या सहूलियत दी जाए। पर इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है शुभम, वो ये कि बहुत विलफुल डिफॉल्टर्स के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल फ्रॉड के केसेस हैं, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ के केसेस हैं। उनका क्या होगा, रिजर्व बैंक को इस मामले में स्पष्ट करना होगा क्योंकि उनके खिलाफ बैंकों ने अलग अलग जगह, अलग अलग कानूनों के तहत कार्रवाई भी शुरू कर रखी है। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ। दिन की सबसे बड़ी खबर भी आज बैंकों से जुड़ी है। दिन की सबसे बड़ी खबर भी आज आरबीआई से जुड़ी है, कर्जों से जुड़ी है। दरअसल देश में तेजी से बढ़ते अनसिक्योर्ड लोन अब खतरे के अलार्म बजा रहे हैं। बात यहां तक आ गई है कि अब ये कहा जा रहा है कि इन कर्जों को रोकने के लिए, परखने के लिए नियामकों को दखल करना होगा, यानी अनसिक्योर्ड लोन पर सख्ती की जाएगी। दरअसल अनसिक्योर्ड लोन का आकार बीते 4 वर्षों में 2 गुना हो गया। बीते 4 साल में बैंकों के अनसिक्योर्ड लोन 5.5 लाख करोड़ यानी 5.5 लाख करोड़ से बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपए के पार हो गए हैं। इनमें भी चिंता इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इनमें वो कर्ज बहुत हैं जो छोटे कर्ज हैं। छोटे कर्जों का आकार यानी 50,000 रुपए से नीचे के कर्जों का आकार लगातार बढ़ रहा है। क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग लगातार बढ़ रही है। अनसिक्योर्ड लोन का बढ़ना लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। सर, पहला सवाल तो यही सीधा कि ये बढ़ क्यों रहे हैं, इतनी ज़रूरत कहाँ से, इतनी मांग कहाँ से निकल रही है? शुभम, जैसा आपने बताया ना कि छोटी 50,000 रुपये तक के लोन हैं, इनमें जो ग्रोथ है वो करीब करीब 25% की दिखाई दे रही है। इसकी 2 वजहें दिख रही हैं। एक तो ये कि ये ज़्यादातर लोन वो लोग ले रहे हैं जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड्स हैं और शायद उनकी तनख्वाहों में, उनकी वेतन में, उनकी कमाई में कमी हुई और उनके खर्चे संयोजित करने के लिए उन्हें क्रेडिट कार्ड का सहारा लेना पड़ रहा है, एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि इसमें से कुछ और स्मॉलर साइज लोन हैं जो पर्सनल लोन के तौर पर लोगों ने रखे हैं, जिसमें कि उन्होंने अपने ज़रूरी खर्चे पूरे करने के लिए कर्ज लिए हैं। और देखते देखते ये बाजार बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया है कि अब रिजर्व बैंक को इसमें गहरा खतरा महसूस हो रहा है। क्योंकि खतरा इसलिए महसूस हो रहा है कि क्रेडिट कार्ड के लोन या छोटे पर्सनल लोन जिन लोगों ने लिए हैं उन्हें उनकी कमाई को लेकर या उनकी आय को लेकर जो परिदृश्य है अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। बेरोजगारी बढ़ी हुई है, कंपनियां हायरिंग नहीं कर रही हैं, आईटी सेक्टर में छटनी चल रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में अगले 3-4 महीनों में और ज़्यादा गिरावट आने की संभावना है और इसलिए इन बढ़ते हुए लोन पर अब रिजर्व बैंक को चुनौती बनती दिखाई दे रही है।
सर डर किस बात का है, सबसे बड़ा डर क्या है? डर इसलिए क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन का मतलब है कि इनके पीछे कोई किसी तरीके का मॉर्गेज नहीं है, किसी तरीके की सिक्योरिटी नहीं है। तो अगर ये लोन डिफॉल्ट होता है तो 100% डिफॉल्ट होता है, पूरा का पूरा लोन डूबता है बैंक के लिए। जैसे सामान्य रूप से अगर आप कोई दूसरा लोन लेने जाते हैं, कोई कमर्शियल लोन लेते हैं या कोई बिजनेस लोन लेते हैं, अगर आप बिजनेस के लिए लोन लेते हैं तो कम से कम आप अपनी इन्वेंट्री हाइपोथिकेट करते हैं बैंक के पास, अपना सामान हाइपोथिकेट करते हैं, गोल्ड लेकर जाते हैं तो गोल्ड की करते हैं, मकान का लेकर जाते हैं तो मकान मॉर्गेज होता है, कार मॉर्गेज होती। पर्सनल लोन छोटी टिकट साइज के होते हैं और पूरी तरह डूबते हैं, लोग इसमें डिफॉल्ट करते हैं। आरबीआई चूंकि करीब से समझने की कोशिश कर रहा है कि 11 लाख करोड़ रुपए के लोन काफी बड़ी संख्या, और जिन लोगों को दिए जा रहे हैं उनके फाइनेंशियल प्रोफाइल्स कमजोर हैं, वीक हैं, उनकी ताकत नहीं है कि वो अर्थव्यवस्था में होने वाले उतार चढ़ाव देख सकें। ग्रोथ की स्थिति यह है शुभम कि 2022 में इनकी ग्रोथ 18 अप्रैल 2022 तक इनकी ग्रोथ 18% थी अनसिक्योर्ड लोन की, जो 2023 में बढ़ के अब 29% के आसपास हो गई। इसमें भी क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग तो 20% की दर से बढ़ी थी पिछले साल। इस साल मतलब 2021-22 में, 2022-23 में क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग 30% से ज़्यादा बढ़ी है। तो एक किस्म का डेट ट्रैप भारत में लोग बना रहे हैं अपने आसपास अपने क्रेडिट कार्ड को के इस्तेमाल के जरिए, जबकि उनकी क्षमता शायद देने की नहीं है। और यही बात रिजर्व बैंक की तरफ से कही गई है कि इसमें रेगुलेटर इसमें इंटरवीन करेगा। सर अब अगर रेगुलेटर इंटरवीन करेगा, आपने अपनी बात यहाँ करी, किस तरह इंटरवीन करता है? रेगुलेटर का काम तो उस तरह का है नहीं कि वो कर्ज बांटने में आए, वो तो रेगुलेट करता है। मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक की तरफ से अनसिक्योर्ड लोन्स के लिए अब कुछ नए नियम आएंगे, जिसमें संभावना ये होगी जानने की कि अनसिक्योर्ड लोन जो लोग ले रहे हैं उनके प्रोफाइल्स क्या हैं, बैंक इस बात पर चेक करें, उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड्स चेक करें, उनके प्रोफाइल, उनके पेमेंट्स के रिकॉर्ड को चेक किया जाए। उनके अभी हमारे पास अनसिक्योर्ड को लेकर कोई रेटिंग प्रोफाइल नहीं है, केवल एक ही प्रोफाइल है जो सिविल स्कोर के जरिए पता चलती है कि आप सिविल स्कोर में अगर हैं तो आप, लेकिन उसके बाद भी बैंक को सिविल स्कोर के बाद भी अनसिक्योर्ड लोन देने में कोई परहेज नहीं करते हैं, क्योंकि वो छोटे लोन हैं तत्काल दे देते हैं। लेकिन अब रिजर्व बैंक शायद ऐसे नियम बना सकता है कि वो लोग जिनकी रेटिंग प्रोफाइल अच्छी नहीं है, जो कर्ज चुकाने में मुश्किल महसूस करते हैं, उन्हें लोन ना दिया जाए। कुल कोशिश रिजर्व बैंक की यह रहेगी कि पर्सनल लोन और जो क्रेडिट कार्ड लोन है उनका प्रोफाइल, उनका पोर्टफोलियो छोटा होता चला जाए, बैंक धीमे धीमे उसे सिकोड़ते जाएं। इसका बड़ा असर हमें बाजार पर दिखाई देगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के जरिए जो शॉपिंग हो रही है, पर्सनल लोन के जरिए जो घरों में अपने कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं या बाकी ज़रूरतों के लिए लिए जा रहे हैं, इन पर असर दिखाई देगा। और भी एक बड़ी बात यह है कि क्योंकि ब्याज दरें बढ़ी हुई हैं और पर्सनल लोन और अनसिक्योर्ड लोन पर ब्याज दरें और ज़्यादा ऊँची होती हैं, तो इसलिए इनमें डिफ़ॉल्ट के खतरे और ज़्यादा बढ़ते दिखाई देते हैं। सर एक तरफ डिजिटल लोन को बढ़ावा दीजिए, उनको रेगुलेट किया जा रहा है, उन पर आगे बढ़ा जा रहा है, दूसरी तरफ छोटे कर्जों पे या अनसिक्योर्ड कर्जों पर सख्ती हो रही है। ये दोनों चीज़ें साथ साथ कैसे चलेंगी? ये सबसे बड़ी दुविधा और बड़ा अंतर्विरोध है कि जिस नए पोर्टफोलियो की तरफ या जिस नए तरीके की बैंकिंग को बढ़ावा देने की कोशिश रिजर्व बैंक कर रहा है, रिजर्व बैंक ने भी FLDG नॉर्म्स जारी किए, डिजिटल लेंडिंग को बढ़ावा दिया, माइक्रो लोन्स को आगे लाने की कोशिश की जा रही, वो सारे का सारा परिवार ही अनसिक्योर्ड लोन्स का है। डिजिटल लेंडिंग करने वाले लोग आमतौर पर कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री लगाने के लिए डिजिटली लोन नहीं लेते हैं। इसमें ज़्यादातर लोन छोटे आकार के 50,000, 20,000, 30,000, 40,000 रुपए के लोन होंगे। डिजिटल लेंडिंग दरअसल छोटे टिकट साइज के लोन देती है। जितनी कंपनियां जो डिजिटल लेंडिंग कर रही हैं वो ऐसे लोगों को लोन देती हैं जिनकी प्रोफाइल्स कमज़ोर हैं। तो जो काम NBFCs कर रही थी उससे और ज़्यादा कमज़ोर प्रोफाइल वाले लोगों को, NBFCs तो कम से कम कार के बदले, मकान के बदले फिनांस कर रही थी, पर यहाँ तो बहुत छोटी कंज्यूमर चीज़ों के अगेंस्ट भी लोन दिया जा रहा है। अब यही एक बड़ा अंतर्विरोध है कि अगर रिजर्व बैंक ये चाहता है कि अनसिक्योर्ड लोन कम हो तो फिर डिजिटल लेंडिंग कैसे सर्वाइव करेगी, सस्टेन करेगी? क्योंकि डिजिटल लेंडिंग करने वाले के लिए तो कंपनियाँ ये बड़ा बाजार देख रही हैं कि अगर वो 1,000 लोन बांटती हैं और उसमें 40% लोन डिफ़ॉल्ट भी हो जाते हैं, तब भी 60% पर जो ब्याज दर उन्हें मिलेगी उससे उनका बिजनेस सस्टेन करेगा और एक रिटर्न लेकर वो आएंगी। ये अंतर्विरोध हमें लोन की पूरी पॉलिसी में दिखाई दे रहा है। रिजर्व बैंक ने भले ही अपने स्तर पर पॉलिसी दरों में बढ़ोतरी रोक दी हो, लेकिन कई ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि ऊंची ब्याज दरों का सिलसिला अभी लंबा चलेगा। अप्रैल 2024 तक ब्याज दरें ऊपर ही बनी रहेंगी। पिछले 8 दिन से ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप यानी OIS की दर लगातार बढ़ रही है, जो बताता है कि कर्ज की दर जल्द ही सुस्त होने वाली नहीं है। ये हुई बात भारत की। अमेरिका में भी यही हुआ कि केंद्रीय बैंक ने बुधवार को 15 महीने के बाद पॉलिसी दरों में बढ़ोतरी रोकी, लेकिन संघ में ये कह दिया, ये इससे मूड अच्छा होता, लेकिन संघ में ये कह दिया कि आने वाले दिनों में 2 हल्की बढ़ोतरी और हो सकती। वहाँ भी कन्फ्यूजन है। भारत में कन्फ्यूजन आपने देख ही लिया। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने एक और नया ही काम कर दिया, वहाँ ब्याज दरें और बढ़ा दी गई। गुरुवार को यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में एक बार फिर से 25 बेसिस पॉइंट की
बढ़ोतरी की है। ब्याज दरें बढ़कर अब वहाँ 3.5% हो गई हैं। सर, ब्याज दरों को लेकर कैसी परिस्थिति बनती दिख रही है? भारत में रोकना चाह रहे हैं, रुक नहीं रही हैं। अमेरिका में रुक गई हैं लेकिन कहा है कि बढ़ जाएंगी, और यूरोप तो भी बढ़ा ही रहा है। पूरी दुनिया में ब्याज दरों को में बढ़ोतरी रुकने और महंगाई पर नियंत्रण की या महंगाई को जीत लेने के ऐलान होते होते रुक गए हैं। रिजर्व बैंक इस मॉनेटरी पॉलिसी से पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में अगर रिजर्व बैंक की पूरी मुद्रा बात कर बयान और आरबीआई गवर्नर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसे देखा जाए तो ऐसा लगता था कि जैसे वो ऐलान करने वाले हैं कि महंगाई से लड़ाई जीत ली गई है और अब हम आगे महंगाई की छाया से बाहर निकल आए हैं। लेकिन दूसरी पॉलिसी के बाद जब आगे के बयान आए तो उन्होंने इस बात का संकेत दिया कि नहीं, चीज़ें अभी चुनौतीपूर्ण है। जिस ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप का जिक्र किया शुभम ने, ये एक वो पैमाना होता है जिसके जरिए आप ये जान सकते हैं कि बाजार में आने वाले समय में ब्याज दरों की बढ़ोतरी क्या रहने वाली है, क्योंकि एक फार्मूला है जो शॉर्ट टर्म लोन जब बैंकों के बीच में जो लेन देन किया जाता है उसके आधार पर ये पता चलता है कि बाजार में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना कितनी है ओवरनाइट लेंडिंग में। तो हालांकि 2 पॉलिसी बैठकों में आरबीआई ने ब्याज दरें नहीं बढ़ाई हैं, लेकिन बैंकों का बाजार मान रहा है कि अभी 1 या 2 बढ़ोतरी और हो सकती हैं। और वो ये मान रहा है कि भारत में जो रेपो रेट अभी 6.5% के आसपास है वो 6.75% या 7% तक जा सकती है। तो ये लगभग वैसी ही बात है जो बात भारत के आरबीआई ने नहीं कही पर फेडरल रिजर्व ने खुलकर कह दी कि हम इस बार तो पॉज कर रहे हैं लेकिन अगली बार हम 2 बढ़ोतरियां और करेंगे। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने बढ़ोतरी की भी और अगली बढ़ोतरी का संकेत भी दे दिया है कि इसके बाद भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाएगी। यानी दुनिया को लग रहा है कि महंगाई की लड़ाई अभी मजबूत है और इसे चलाते रहने की ज़रूरत है, जिद्दी बने रहने की ज़रूरत है। तो अगर आप भारत को में अपने तरह से देखना चाहें इन मौद्रिक बहसों के पार, तो भारत में ब्याज दरें कम होने की गुंजाइश तो नहीं दिखाई देती। बढ़ोतरी भले ही ना हो पर कम नहीं होने वाली, और ये बढ़ोतरी और ये ऊंची ब्याज दरें कर्ज पर अगले 1 साल तक यहाँ से जारी रह सकती हैं। बचत वालों के लिए इससे अच्छी कोई खबर नहीं है। एफडी कराने का यही मौका है। अगर आपके पास जो भी बचते हैं उनको इस पर एफडी में लगाकर अगले 1 साल तक ऊंचे ब्याज दर का लाभ उठाइए, क्योंकि वो ये ब्याज दरों का ये दौर फिर लंबे, जब एक बार की ब्याज दरें घटना शुरू होंगी तो फिर ये लंबे समय बाद ही लौटेंगे। बिल्कुल। आगे बढ़ते मनी सेंट्रल झटपट की ओर। गो फर्स्ट को इस महीने के आखिर तक उड़ानें शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। एविएशन रेगुलेटर को जमा किए गए रिवाइवल प्लान में कंपनी ने कहा है कि वह घरेलू रूट पर रोजाना 157 उड़ानें शुरू कर सकती है। हालांकि जब उड़ानों को बंद किया गया था उस समय ये संख्या 167 की थी। 10 उड़ानें घटा दी गई हैं। कंपनी को उम्मीद है कि इस हफ्ते रिवाइवल प्लान को मंजूरी मिल सकती है। अगली खबर बीएसएनएल से। बीएसएनएल ने वित्त वर्ष 2023 में ऑपरेशन से राजस्व में 14% की ग्रोथ हासिल की है। हालांकि इस दौरान 30 में से 9 सर्कल में कंपनी के राजस्व में गिरावट दर्ज की गई है। इन 9 सर्कल में कौन कौन से थे? अंडमान निकोबार, केरल, गुजरात, चेन्नई, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजस्व सबसे ज़्यादा तेजी से टूटा है, 19%। 19% गिरकर ये 327 करोड़ रुपए रह गया। पंजाब में ये आंकड़ा 12% गिरकर 857 करोड़ रुपए, और केरल में राजस्व को सबसे कम नुकसान हुआ है, वहाँ पर 2% की गिरावट दर्ज की गई, 1656 करोड़ रुपए रहा है बीएसएनएल का राजस्व। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी एमसीए ने 2 व्हीलर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हीरो मोटोकॉर्प पर के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। कंपनी के खिलाफ कथित कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। दरअसल ये मामला फंड डाइवर्जन से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते जांच शुरू करने के लिए कहा गया है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? बीएसएनएल के राजस्व के नतीजे काफ़ी चौंकाने वाले हैं। हाँ, ऑलमोस्ट बीएसएनएल के 9 सर्किल्स में रेवेन्यू में गिरावट आई है। मुनाफा छोड़ दीजिए, कंपनी की कमाई ही घट रही है। और 2 ऐसे सर्किल हैं जो बॉर्डर लाइन निगेटिव हैं, यानी यहाँ भी कंपनी के राजस्व में गिरावट आई है। एक तरफ सरकार ने अभी हाल में बीएसएनएल के लिए एक बड़ा पैकेज डिक्लेयर किया, जिसमें पैकेज में उसको रिवाइव किया जाना था। हालांकि उस पैकेज का एक बड़ा हिस्सा लाइसेंस फीस के तौर पर दिया गया था। 89,000 करोड़ रुपए का पैकेज है। दूसरी तरफ बीएसएनएल के राजस्व में लगातार, कमाई में लगातार गिरावट हो रही है, ग्राहक छोड़कर जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस कंपनी को सस्टेन करना, सर्वाइव करना मुश्किल होगा। कंपनी को जो पैकेज दिया गया था वो इसके राजस्व को बढ़ाने के लिए दिया गया था। वजहें बिल्कुल साफ हैं, चूँकि 5G सर्विसेज में तो बहुत दूर है। 4G सर्विसेज में बीएसएनएल के पास अभी बाजार नहीं है, और उस नए बाजार में नई सुविधाओं के बीच में एयरटेल और जियो ऑलमोस्ट 75% के बाजार हिस्से पर कब्जा कर चुके हैं। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल।
अब आपसे मुलाकात होगी रविवार को सुबह 11:15 बजे इकोनॉमिकम में। सर वहाँ अर्थात का विषय क्या होगा? इस बार इकोनॉमिकम में हम आपको एक सुर्खियों के परे, सुर्खियों से पार एक अर्थव्यवस्था के बारे में बताएंगे। वहाँ कुछ ऐसा हुआ है पिछले 1-2 महीनों में, 3 महीनों में, वो अर्थव्यवस्था जो प्रमुख सुर्खियों से बाहर निकल गई थी। वहाँ दुनिया के बड़े निवेशक पहुँच रहे हैं, कुछ बड़ी करवट ली जा रही हैं उसमें, जबकि उसकी एक दूसरी प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था चीन सिकुड़ रही है। हम बात कर रहे हैं जापान के बारे में। अगर आपने ये नहीं जाना है तो इस बार के इकोनॉमिकम में देखिए हमारे साथ कि जापान कैसी करवट ले रहा है, जापान के भीतर आखिर क्या हो रहा है, दुनिया के बड़े निवेशक जापान पर क्यों रीझ रहे हैं। जापान तो पिछले 20 साल से बुजुर्ग आबादी के कारण, गहरी मंदी के कारण, डिफ्लेशन के कारण, महंगाई ना होने के कारण परेशान है, और एक किस्म से जापान के भविष्य को दुनिया की अर्थव्यवस्था में किसी बड़ी भागीदारी की संभावना से खारिज कर दिया गया था। तो जापान में ऐसा पिछले 5 महीनों में क्या बदल गया? तो ये था हमारा इकोनॉमिकम का विषय। इस बार इकोनॉमिकम में आप जुड़िएगा, लेकिन खबरें और भी हैं जिन्हें आप जानना चाहते हैं तो आप आइए मनी 9 की वेबसाइट पर। मनी 9 की वेबसाइट पर आज आप पढ़ेंगे मोतीलाल ओसवाल के एक नए फंड के बारे में। ये फंड अभी NFO आया है 15 तारीख को। फंड बड़ा खास है, अपनी तरीके का पहला NFO है। क्या है ये फंड में, किन लोगों के लिए ये फंड अच्छा है, इसके बारे में आप जानिए। सोना असली है नकली, बड़े काम की खबर है। आप कुछ चीज़ों पढ़कर ये समझ सकते हैं कि आप अपने घर में रखी गोल्ड ज्वेलरी को या गोल्ड को कैसे पहचानें कि ये असली है या नकली। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक क्रेडिट कार्ड का आकार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है आपके पास जो क्रेडिट कार्ड के फ़ोन है आने वाले दिनों में कोटक महिंद्रा बैंक से फ़ोन आए। क्यों ऐसा हो रहा है, कितना आकार बढ़ रहा है, ये आप जानिए। आपके पोर्टफोलियो में जोमेटो जैसा शेयर होना चाहिए, ऐसा राय दे रहे हैं बाजार के विशेषज्ञ। क्यों ऐसी राय दे रहे हैं, क्यों वो ये कह रहे हैं कि इस शेयर को चुनकर अपने पोर्टफोलियो में रखिए, इसके पीछे की कहानी पढ़िए हमारे मनी 9 की वेबसाइट पर। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये संबोधिलाल